वेलकम टू रेनेसांस क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज की क्लास में क्या होने वाली है। आज का क्लास हम लोग डीआई सीरीज पे चालू करने वाले हैं और ये 1 to 5 है। फर्स्ट डीआई का फर्स्ट वॉल्यूम है ये, और इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का मिसिंग डीआई चालू करने वाले हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये हाई लेवल डीआई है, मेंस लेवल का डीआई है। ये आप 5 नंबर कर लो तो अप्रॉक्स 9 to 10 मार्क्स आपको दे देंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि इस टाइप का जिस लेवल पे हम लोग अभी डीआई करने वाले हैं आपको अभी देखने को मिलेगा कमिंग स्लाइड्स में। तो उसमें आपको 5 ही क्वेश्चंस, बस 5 क्वेश्चंस और 9 to 10 नंबर्स आप लिख सकते हो। और आपको पता ही है कि जो कोई स्टूडेंट्स है वो 10 नंबर लाता है तो वो फेल तो नहीं हो सकता मेंस से मैथ में, आजकल उतने कट ऑफ तो जाते नहीं हैं। और हाँ, इस वीडियो का जो भी सॉल्यूशंस है इस वीडियो लिंक्स पे अवेलेबल है। जिसे भी ये पीडीएफ मिले वो इस लिंक के ज़रिए यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो क्लास की शुरुआत में मेरा ये खुद से राइज किया हुआ क्वेश्चंस है जो लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शंस बना हुआ है, एक मिथ बना हुआ है कि क्या हायर लेवल डीआई जो है सो एक न्यू बिगिनर स्टूडेंट्स जो अभी अभी बैंकिंग के फील्ड में आए हैं वो बना सकते हैं क्या। तो ये बिल्कुल बना सकते हैं जब टीचर अच्छे हों, आपको कंसेप्ट अच्छे दे तो वो आप समझ लो। यदि आपको समझ में नहीं आता है ये डीआई देखने के बाद तो समझो कि प्रॉब्लम है, यदि समझ में आ गया तो समझो कि हम बना सकते हैं। क्योंकि एज ए टीचर मैं जब बनाया था पहला बार तो मेरे से भी नहीं बना था, मुझे भी उसमें टाइम लगी थी। फिर मैं उसको देखा, ऑब्जर्व किया किस तरह से होगा। तो वही चीज़ होती है कि एक बार में आप चाहोगे कि 5 क्वेश्चन बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कालिदास की तरह बस ए टू जेड हम लोगों को भी आता है। बट मैं अभी 5 का 5 डीआई बनाया हूँ और एक न्यू इनोवेटिव स्टाइल से इसको बनाया हूँ, बहुत अंदर तक रियलाइज़ किया हूँ और इसके बाद ही मैं इस वीडियो को रियलाइज़ कर रहा हूँ। मैं जो भी डीआई लेके आऊँगा मैं शुरू में ही लिख दिया, स्टार्ट में ही लिखा हूँ कि मैं क्वालिटी पे ध्यान दूंगा, क्वांटिटी पे नहीं। ऐसा नहीं कि 501 डीआई हो गया बस काम ख़त्म, आपका और रिश्ता मेरा और आपका रिश्ता ख़त्म, ऐसा नहीं है। मैं 501 करवाऊंगा तो कोई भी डीआई लो लेवल की नहीं होंगी। हाँ, बीच में कुछ मॉडरेट लेवल डाल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, बट कोशिश रहेंगे कि सारे के सारे हायर लेवल्स ही हो। तो चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं। तो बिगनर्स भी इसे कर सकते हैं, बिगनर्स ये ना सोचे कि हम नहीं कर सकते हैं। तो जो बिगनर्स है वो भी इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक रिविजन्स कर ले, क्योंकि बिना वो बेसिक रिविजन्स किए हुए इस डीआई को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं बेसिक रिविजन्स का। मान लो कि कहीं 25% प्रॉफिट ऑन ए लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1/4। तो ये जो ऊपर वाला है ना ये प्रॉफिट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉफिट है और ये जो है ना ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। और यदि यहाँ पे मान लो प्रॉफिट के जगह लॉस लिखा हुआ हो यहाँ पे, तो बस यहाँ ये इसको हम लोग लॉस मान लेंगे, इसको कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। तो जब प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस 5 होगा, 5 होगा, और जब लॉस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। वो सब तो आपको सिंपल सी बात है, इसको कोरिलेट करना, जो बिगनर्स हो इसको कोरिलेट करना, अभी जो मैं बोला हूँ। और जो यदि आप नहीं समझते हो तो बस इसको बैक करो और दोबारा सुनो, फिर बैक करो दोबारा सुनो, और फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप मेल करो। और फिर यदि ये सेकेंड कंसेप्ट है, यदि इस टाइप से कहीं लिखा हुआ हो कि 25% प्रॉफिट ऑन ए ऑन सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब होता है 1/4। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें यहाँ पे ये तो प्रॉफिट होता है, लेकिन ये जो हमारा है ये सेलिंग प्राइस हो जाता है। ये यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस हो जाता है। जब यहाँ यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो इट मीन्स कि वो कॉस्ट प्राइस है, और यदि यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखा हुआ हो इट मीन्स कि ये सेलिंग प्राइस है। तो यदि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। चलिए थर्ड कंसेप्ट देख लेते हैं।
थर्ड कंसेप्ट में यदि कहीं पे लिखा हुआ होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए इज़ 50% मोर देन बी, तो इसका मतलब होता है ये होता है 50%, मतलब 150/100, तो इसको आप काटोगे तो ये हो जाएगा। और ये एक चौथा कंसेप्ट है जो कि मैं आपको लिख देता हूँ, इस प्रॉब्लम में अभी आने वाली है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो प्रॉब्लम तो मैं पहले सॉल्व करता हूँ तभी तो वीडियो बना पाऊँगा। ऐसा थोड़ा है कि मैं बस प्रॉब्लम लेके बैठ गया और बनाने लगा आपके साथ। नहीं, टीचर के साथ ऐसा नहीं होता। टीचर्स पहले प्रॉब्लम्स को बनाते हैं, फिर आपको लेके आते हैं, और वो कुछ नया इनोवेटिव क्वेश्चंस है तो ऑब्वियसली मुझे उस पर वर्क करने पड़ते हैं। तो देखो, एक नया कंसेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मान लो कि ए है और ये बी है, ठीक है, दो आइटम है, और मान लो मार्केट प्राइस है यहाँ पे और यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा बुरा है तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए। और ये मान लो आपका 5 है और ये 4 है, ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस भी 5 है और ये 4 है। तो इस टाइप का सिचुएशंस कब पॉसिबल है? इस टाइप्स का सिचुएशंस तभी पॉसिबल है जब डिस्काउंट सेम होगा। डिस्काउंट जब सेम होगा दोनों पे। चलो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने का कोशिश करता हूँ कि ये मान लो कि ये यहाँ पे 10 से गुना कर देते हैं और यहाँ पे भी 10 से गुना कर देते हैं, और मान लो इस पे 50% का डिस्काउंट दिए हम लोग। 50% का डिस्काउंट दिए तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस? मार्केट प्राइस पे ही तो डिस्काउंट देते हैं हम लोग, तभी तो हम सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हैं। तो 50% का डिस्काउंट दिए तो ये हो जाता है 5, और यदि यहाँ देता हूँ 50% का डिस्काउंट तो ये भी हो जाता है 5। तो यहाँ पे ये देखो, ये हो जाता है कितना 25, ये हो जाता है कितना 40, ये फिर से 5/4। तो इट मीन्स कि यदि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस किसी दो ऑब्जेक्ट का रेशियो सेम हो तो इसका मतलब हुआ कि डिस्काउंट दोनों पे सेम मिल रही है। चलिए तो अब आगे डीआई की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग डाटा को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग बस कंटिन्यू करो। गिवन बिलो द टेबल विच शोज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑब्टेन ऑन 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय शॉपकीपर्स इन 5 डिफरेंट मंथ्स। कुछ भी वैसा नहीं है, नोट्स में देख लीजिए क्या दिया हुआ। सम वैल्यूज आर मिसिंग फ्रॉम द टेबल, हाँ, सम वैल्यूज आर मिसिंग फ्रॉम द टेबल्स। यू हैव टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज इफ रिक्वायर्ड। यू हैव टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज इफ रिक्वायर्ड। तो यदि इस सब की ज़रूरत है आपको, यदि ज़रूरत हो तो इसको आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। Assume that the cost price of different product can be different and the cost price of same product in different month also different। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी मंथ में कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, सबका डिफरेंट है। और ये जो फार्मूला है ये आप जानते ही हो, ये भी जानते ही हो, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट। तो चलो अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से अब पढ़ना चालू करते हैं। देखिए, इफ़ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी एंड ई इन जनवरी इज 5:6, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते भी चलते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी एंड ई, ठीक है, तो राइटिंग बुरा है मेरा, 5:6, एंड द सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ डी एंड ई इन जनवरी is 150% of profit of E। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है 3/2। ये यहाँ पे देखो, सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ डी एंड ई इज 150%। तो ये जो है ये हमारा, ये सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ डी एंड डी, ये क्या चीज़ का है? ये प्रॉफिट का है। सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डी एंड डी ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ई, और ये जो है हमारा ई का है। ये जो है सो ई का प्रॉफिट्स है। ये हम लोग प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, ये ई का प्रॉफिट्स है और ये डी और ई का प्रॉफिट है। तो इट मीन्स कि जो डी का जो प्रॉफिट है, डी का, तो डी का जो प्रॉफिट है इट मीन्स कि 1 है। चलिए आगे इसको डिकोड करते हैं। देन व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ ई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ ई, परसेंटेज प्रॉफिट्स ऑफ ई कैलकुलेट करना है, ठीक है। इफ profit of E is calculated on selling price,
इफ प्रॉफिट ऑफ ई इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, ई का जो प्रॉफिट है ना वो कॉस्ट प्राइस पर नहीं कैलकुलेट कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट है, देखिए प्रॉफिट है तो डी का प्रॉफिट कितना है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे ये ई का प्रॉफिट कितना है, तो ये 2 है, ठीक है। तो ये हम लोग कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट देख लिए। अब हम लोग इसको कैसे कोरिलेट्स करेंगे, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए डी और ई इन जनवरी, तो यहाँ पे एक डाटा हमको मिल रहा है, इतना तो हम लोग यहाँ से डिकोड कर लिए। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो डाटा दिया हुआ है डी एंड ई, तो ई तो मिसिंग है, बट यहाँ पे डी का डाटा मुझे मालूम है। डी का डाटा क्या दिया हुआ, प्रॉफिट 25% प्रॉफिट ऑन डी, इट मीन्स कि 1/4 है यहाँ पे। ये 1/4 में 4 जो है सो हमारी कॉस्ट प्राइस है और 1 जो है सो हमारी प्रॉफिट्स है, ठीक है। तो ये 1 जो है सो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो अब एक चीज़ आप देखो, खुद से कैलकुलेट करो कि जो डी का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 5 है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 4 है, तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो तो सेम ही होगा ना डी का, चाहे कहीं भी हो, यहाँ हो या यहाँ हो। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। तो एक प्लेस पे कॉस्ट प्राइस 4 है, एक प्लेस पे कॉस्ट प्राइस 5 है, तो इसको हम एक इक्वल कॉस्ट प्राइस हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इक्वल कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए हम इसका एलसीएम्स ले लेंगे 4 और 5 का, तो 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो 20 यदि एलसीएम हो जाता है तो आप देखो, यदि 20 यदि एलसीएम होता है तो यहाँ पे आप 4 से, यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाता है, यहाँ पे तो 5 ही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट का जैसे यहाँ पे 5 कर देते हैं। तो अब आप देखो कि अब तो यहाँ तक किसी तरह हम पहुँचे। अब कैसे, अब हमको आखिर फाइनली निकालना क्या है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ई इफ प्रॉफिट ऑफ ई इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। हमें प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ई है, ई का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ई। ई का तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको 10 आ गया, 10 आ गया ना यहाँ पे, 5 2 10, ई का प्रॉफिट, ई का प्रॉफिट 10 आ गया, और वो भी किस पे, तो हमको सेलिंग प्राइस पे निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और प्लस में प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ 24 प्लस 10, तो कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस बराबर होता है ना प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100, तो ये हो जाता है। तो जब हम इसको 2 से काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा, और जब इसको 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन्हें नहीं समझ में आया बैक करना, दोबारा देखना, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कलर मैं चेंज कर लूँ। यहाँ दिया हुआ एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन प्रोडक्ट बी सी डी ई इन जनवरी, बी सी डी ई इन जनवरी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन ए बी सी इन फरवरी। तो अब इसका मान लो कि आप जनवरी वाले का मान लो x है, इसको यदि हम x के रूप में लिखें, और यहाँ पे फरवरी वाले का एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन प्रोडक्ट बी सी डी इन जनवरी टू एवरेज ऑफ प्रोडक्ट बी सी डी इन फरवरी, फरवरी वाले का यदि मैं y मानता हूँ, ये y मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक साइड से अलग करके अच्छे से। तो यदि ये देख लो, ये बोलना चाह रहा है कि एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी प्लस एक्स ई इज इक्वल टू एवरेज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रॉफिट्स ऑफ ए बी सी ई, एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ, सॉरी इट्स हियर वाई,
तो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देख लीजिए कि लिखा हुआ इफ डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रॉफिट इन जनवरी, टोटल प्रॉफिट इन जनवरी, टोटल प्रॉफिट इन जनवरी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट इन जनवरी एंड फरवरी ऑन ऑल 5 प्रोडक्ट्स इज 4900, 4900, डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रॉफिट्स ऑल 5 प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी प्लस एक्स डी प्लस एक्स ए माइनस वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी प्लस वाई डी प्लस वाई ई इज इक्वल टू 4900, और ये जो है सो ब्रैकेट में होगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों तो इक्वल है, तो इट मीन्स कि ये तो ये तो कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। जब मैं इसको माइनस करता हूँ तो ए बी सी डी ये दोनों हो जाएगा, तो फिर क्या बचा एक्स ए माइनस वाई डी इज इक्वल टू 4900। चलिए अब आगे करते हैं। इफ डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रॉफिट इन जनवरी एंड फरवरी ऑन ऑल 5 प्रोडक्ट्स इज 4900। ओके, यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इन जनवरी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इन जनवरी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इन जनवरी, इसका बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इन जनवरी एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इन फरवरी एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ डी 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 ए बी सी डी डी इन फरवरी इट्स हेयर। तो इसकी बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इन फरवरी इज सेम, ये दोनों जो है सो सेम है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेम है। देन व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए इन जनवरी, तो हमें प्रॉफिट ऑफ ए इन जनवरी, ए का जो है सो प्रॉफिट हमको निकालना है, ठीक है। तो अब हमें जो निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो ये यहाँ पे देखिए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सेम है, तो इसको 100 मान लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इन जनवरी एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इन फरवरी इज सेम, यहाँ पे सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डी इन फरवरी, तो यहाँ पे सेम मान लिए, तो ये भी 100 हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो, देन व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए इन जनवरी, ए इन जनवरी, तो इसका प्रॉफिट हमें खोजना है कि मतलब इसका प्रॉफिट क्या होगा। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज 15 है, तो यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना 115 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज 8 है, तो यहाँ पे सेलिंग कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। और ये दोनों का जो डिफरेंस है यही तो हमारा प्रॉफिट है, ये 115 में बेचा गया, सेल किया गया, ये 108 में सेल किया गया, इट मीन्स कि यहाँ पे +7 का प्रॉफिट है। और यहाँ पे को क्या रिलेशंस दिया हुआ है, यहाँ पे आप एक बार फिर से कंसंट्रेट करो। यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रॉफिट इन जनवरी एंड फरवरी ऑन ऑल 5 प्रोडक्ट्स इज 4900, तो ये तो यही तो निकल के आया है, यही दोनों डिफरेंस। इट मीन्स कि इसका ये कहने का मतलब ये हुआ कि 7 इज इक्वल टू 4900। इट मीन्स कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 700। इट मीन्स 15 यूनिट इज इक्वल टू 15 सत्ते 105। दिस इज माई आंसर हेयर प्रॉफिट 15। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो बैक करो फिर से देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इन जनवरी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इन मे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इन जनवरी एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इन मे, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इन मे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इन जनवरी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इन मे। ये मान लो कि ये 1:1 है, ये मान लो 1 है, तो ये भी मान लो 1 है, 1:1 है। एंड परसेंटेज डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस ऑफ A in January and B in May are 2n% and 25 + n% respectively।
इफ रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ए इन जनवरी एंड मार्केट प्राइस ऑफ बी इन मे इज 23:26, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एन। तो हमें इसका वैल्यू हमको खोजना है, एन का वैल्यू खोजना है। अच्छा, और हमें एक और यहाँ पे दिया हुआ है, ये मार्केट प्राइस ऑफ ए इन जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिकोड करते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ ए इन जनवरी एंड मार्केट प्राइस ऑफ बी इन मे इज 23:26, ठीक है। ये 23:26 है और यहाँ पे भी ये 21:1 है, ठीक है। अब हम अब यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हम ग्राफ में जाते हैं कि ग्राफ से हम इसको कैसे डिकोड करें। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इन जनवरी यहाँ पे एंड बी इन में बी इन में, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो प्रॉफिट परसेंटेज है। तो यदि यहाँ से हम, और ये सेम है, इट मीन्स कि मान लो ये 100 था और ये 100 था, तो सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट्स, तो ये तो हो जाएगा कितना 115 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये 23 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 26 हो जाएगा। तो देखो अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था ना कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होता है किस केस में, जब डिस्काउंट बराबर होते हैं। तो जब डिस्काउंट्स बराबर होते हैं तो यहाँ पे इट मीन्स कि ये 2n इज इक्वल टू 25 प्लस n परसेंटेज होगा। तो यहाँ से यदि आप करते हो तो n इज इक्वल टू 25% हो जाएगा। डी इज माई आंसर। ओके, चलो एक दूसरे मेथड से इसको करने की कोशिश करते हैं। यदि आप लोगों को दिक्कत हो रहा हो कि नहीं ये मुझसे क्लिक नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे एक दूसरा मेथड लगाने का कोशिश करते हैं। तो ये देखो, ये मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस निकल के आती है। तो मार्केट प्राइस हमारा कितना है यहाँ पे 23, इस पे डिस्काउंट्स कितना देना है ए पे, तो 2n%, तो 100 माइनस 2n%, ठीक है। और यहाँ पे देख लो मार्केट प्राइस कितना है 26, ये तो 26, और यहाँ पे ये क्या देना है 100, ये माइनस 25 प्लस n, और ये क्लोज हो गया। अब मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिए तो क्या होगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा, और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमारा 23:26 आया हुआ है। जब हम इसको क्रॉस करके काट देंगे, यहाँ क्रॉस करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 25%। ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। होप आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा। और ये जिसे समझ में ना आवे, मैं बार बार यही बोलूँगा कि पीछे जाके देखो, इस टाइप के 1 क्वेश्चंस 2 मार्क्स आपको दे के जाएंगे, और ये एकदम बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आने की बहुत प्रोबेबिलिटी रहते हैं। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे देख रहे हैं। इफ आउट ऑफ 10 kg ऑफ प्रोडक्ट डी बॉट बाय द शॉपकीपर इन मार्च 2 kg spoiled and has to be sold at a half the selling price, and the remaining quantity is sold at the normal selling price, then what will be the overall profit or loss percentage? तो यहाँ पे 10 kg प्रोडक्ट है, उसमें 2 kg जो है सो आपका खराब हो गया, सड़ गल गया। और जो यहाँ पे सड़ा गला है, जो खराब हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है, उसको हम लोग हाफ सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस का आधा पे बेच रहे हैं, और रिमेनिंग क्वांटिटी को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं। इसको आप गौर करिए, कंसंट्रेट करिए, और फिर हम लोग सोल्व करते हैं। देन व्हाट विल द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डी कहाँ बात कर रही है, मार्च में बात कर रहा है। प्रोडक्ट डी 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 इज इन मार्च 24, ठीक है। तो 24 है, प्रॉफिट है, तो मैंने आपको यहाँ पे 24/100, तो 4 छक्के 24, 4 से 25। तो यहाँ पे डी के लिए, चलिए मैं इधर से लिखता हूँ ताकि स्पेस अपने पास रहे। तो यदि हम लोग डी के लिए लिखना चाहे
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ये नीचे वाला तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाता है 25 और ये सेलिंग प्राइस 31, ठीक है, डी के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाफ द सेलिंग प्राइस और यहाँ पे 31 है और इसका हाफ करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो हमें कैलकुलेशंस से एरर हो जाए, मतलब पॉइंट में हमें काम ना करना पड़े, इसलिए हम कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे खुद से अपने अंडरस्टैंडिंग से, ताकि हमारा जो है कैलकुलेशंस इजी रहे और हम इजीली इस क्वेश्चंस को क्रैक कर सके। क्या कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होइएगा, ये रेशियो मेथड्स है, न्यू मेथड से मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, XYZ नहीं मान रहा हूँ। तो थोड़ा सा हो सकता है आप लोग नए नए हो तो दिक्कत होगा, बट मेरे साथ जब 2-3 DI बनाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगी कि मैं कैसे कंसेप्ट को यूज करता हूँ, ठीक है। तो अब डी का न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 62 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये कॉस्ट प्राइस 50 हो गया और ये सेलिंग प्राइस 62 हो गया। तो यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे इस टाइप से प्लस लिख के और यहाँ पे 12 लिखूँ तो आप समझ जाना कि मैं प्रॉफिट का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनस लिखूँ कहीं भी तो आप समझ जाना कि मैं लॉस का बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट इतना हो गया और यहाँ पे एक लाइन फिर से आप देखो कि क्या कर रहा है, 2 kg जो है 2 kg स्पॉइल्ड एंड हैज़ टू बी सोल्ड एट हाफ द सेलिंग प्राइस। जो 2 kg स्पॉइल किया गया है उसको हाफ सेलिंग प्राइस पे बेचा गया है। तो ये जो बेचा गया हाफ सेलिंग प्राइस पे, तो हाफ सेलिंग प्राइस तो ये है। तो यहाँ पे तो हमको इस 2 kg पे तो हमको 19 का लॉस हो रहा है। यहाँ पे 19 का लॉस हो रहा है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि गुड क्वालिटी, चलिए अब मैं इतना ही लिखता हूँ, आप लोग समझ जाना कि ये गुड क्वालिटी है और ये जो है सो स्पॉइल्ड वाली है, ठीक है, स्पॉइल्ड वाली है। तो गुड क्वालिटी तो 8 हो गया, स्पॉइल्ड 2 हो गया। कैलकुलेशन से बचने के लिए हम जितना हो सकता है इसको यहीं पे क्रॉस कर देंगे। तो जब यहीं पे हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब गुड क्वालिटी पे तो 12 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे ये दिया हुआ हाफ द सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आप इस पे इंटू 12 कर दो, यहाँ पे 48 हो गया और इस पे ये माइनस है, लॉस हो रहा है, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना मैं भूल गया था। तो ये 19 हो गया, -19। तो जब यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट्स कितना हो जाएगा, 9 3 9 दूनी 18 3 2 29, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट हो रहा है ना, ये तो प्लस में आ गया ना। तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 29, ठीक है। और हमारा क्वांटिटी कितना है, तो क्वांटिटी तो हमारा 5 हो गया ना, तो ये 5 है। और टोटल कॉस्ट प्राइस, जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट प्राइस ना लिखते हैं। तो यहाँ पे ये 50 हमारी कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 50। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा कितना 58 डिवाइडेड बाय 5। तो इट मीन्स, तो ये हो जाएगा 5105301.6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप आप लोग समझे होंगे इसको, और नहीं समझोगे तो फिर बैक करना वही बात। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी इन अप्रैल एंड मे इज सेम। चलो तो मैं अब यहाँ पे लिख ही देता हूँ। अच्छा चलो पूरा पढ़ लो, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी इन अप्रैल एंड मे इज सेम एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ई इन अप्रैल एंड मे इज सेम। ओके, सो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अप्रैल लिख लेते हैं और यहाँ पे मे लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी इन अप्रैल एंड मे, तो इसलिए यहाँ पे डी लिखेंगे। थोड़ा सा आप 4-5 क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको हैबिट होते जाएगी कि मतलब कैसे करना है, कैसे लिखना है, ठीक है। सेम मीन्स दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1।
and cost price of product E in April and May is same. E in April and May is same. It is also 1:1. And the average of selling of D and E in April and average of selling of D in E in May are 650 and are 630 respectively. ओके, तो अब हमें क्या करना है, तो ये आप यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप कंसंट्रेट करिए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ डी यहाँ पे 1:1 है। और यदि यहाँ पे हम डी का अप्रैल में कोई डाटा देखें कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप 10% प्रॉफिट है और यहाँ पे 1 है, तो हम अपने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम यहाँ पे 10 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 कर देते हैं। तो ये तो सीपी है, ये तो कॉस्ट प्राइस है और इस पर 10% का प्रॉफिट हो गया। तो ये अप्रैल और मई में, ये अप्रैल और मई में आपका सेलिंग प्राइस जो है कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यहाँ पे हो जाएगा आपको 10%, तो ये 11 हो गया। और यहाँ पे मई में 20%, तो 10 का 20% 2, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ई का भी देखिए, यहाँ पे ई का देखिए, ये 25% है और ये 10% है। यदि यहाँ पे 10 मारते हैं तो 10 का 25% ढाई डेसिमल में आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 मान लेते हैं कि ये 100 है, डेसिमल्स को नेगलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ई 25% है, तो इट मीन्स कि ये तो 125 हो जाएगा और ये जो है 100 है, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये 5 से करते हैं, 5 10 25 25 125 22, ये 110 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25:12 हो गया और यहाँ पे 11:12 हो गया। तो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ क्योंकि अभी इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आई होप 22। तो अब देखिए, अब बात हो रही है कि यहाँ पे आप फिर से आप कंसंट्रेट करें पीछे आकर के कि एंड एवरेज ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ डी एंड ई इन अप्रैल एंड मे ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ डी एंड ई इन मे आर 650 एंड 630 रिस्पेक्टिवली। तो यदि ये टोटल करूँ इसको तो 1300, और यदि इसको टोटल करूँ तो ये 1260 होगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मान लो x इसके साथ है और ये इसके साथ ये y है। तो यहाँ पे आप फिर से आप लाइन को कंसंट्रेट होके पढ़ें तो आपको ये नज़र आ जाएगा बिल्कुल कि एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ डी एंड डी, सेलिंग प्राइस ऑफ डी एंड डी, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ये तो सेलिंग प्राइस है ना, ये डी का सेलिंग प्राइस यहाँ है, ई का सेलिंग प्राइस यहाँ पे है। ठीक है, तो यदि हम इसको लिखना चाहें तो 11x प्लस 25y इज इक्वल टू 1300 एंड here 12x प्लस 22y इज इक्वल टू 1260, and if we solve these types of equations then we will get the answers. We already solve it. So from here, तो यहाँ से जो है सो हम लोग x का वैल्यू 5 मिलता है। मैं सोल्व नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी सोल्व किया था वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। तो यहाँ से x का वैल्यू 5 आ रहा है और यहाँ से x का वैल्यू 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब आपको अब आप यहाँ पे देखो, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ई इन मे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ई इन मे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ई इन मे, इसकी बात कर रही है। तो यहाँ पे तो y है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आवर आंसर इज 600। होप यू ऑल एंजॉयड द सेशंस। आई नो कि लेवल बहुत टफ थी, डीआई बहुत ही मुश्किल वाला डीआई था। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज एंड एनी क्वेरी
फीडबैक सजेशंस प्लीज़ मेक अस मेल। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे जुड़ सकते हैं, दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। थैंक यू।